वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट। रजनीश क्लासेस की लीनियर अलजेब्रा की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक लीनियर अलजेब्रा में हमने दो चैप्टर को स्टडी किया है, वेक्टर स्पेस और लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस। वैसे तो पूरी लीनियर अलजेब्रा ही वेक्टर स्पेस में चलेगी, बट चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे। तो अब चैप्टर थर्ड है हमारे पास, बेसिस एंड डायमेंशंस। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर की ही बात करने वाले हैं। हम बेसिस और डायमेंशन को स्टडी करेंगे। पहले बेसिस आएगा, देन उसकी हेल्प से फिर हम डायमेंशंस की बात करेंगे। अब ये बेसिस क्या है? वैसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में निपटाई जा सकती है, मैं आपको बता भी देता हूं। कोई एक वेक्टर स्पेस V का एक सबसेट वेक्टर स्पेस का बेसिस कहलाता है अगर वो सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और स्पैन करता हो वेक्टर स्पेस को। दैट मींस अगर V कोई वेक्टर स्पेस है फिर लेफ्ट के ओवर, तो V का कोई भी एक सबसेट V का बेसिस कहलाएगा अगर ये सबसेट S अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट होता हो, यानी इसके वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो बने जब सारे स्केलर जीरो हो। सेकंड, ये स्पैन करता हो वेक्टर स्पेस को, मींस वेक्टर स्पेस का हर एक वेक्टर S के वेक्टर्स की ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनता हो, तो हम S को V का बेसिस कहा करते हैं। ये तो डेफिनेशन की बात होगी, लिखवाऊंगा भी मैं भी आपको। बट एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है, ये होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें, हम पहले उसके विषय में बात करते हैं। कोई भी स्पेस रहा हो, ज्यादा स्पेस तो आपने पढ़े भी नहीं हुए, दो ही स्पेस अब तक आपने पढ़े हैं, आर स्क्वायर और आर क्यूब। आर स्क्वायर सिंपल टू डायमेंशनल स्पेस जिसमें दो डायमेंशन होती हैं आपके पास। नेमली आपने पढ़ा है इसे एज ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के तौर पर जी। तो टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में हमारे पास दो एक्सिस हुआ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन एक्सिस की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट निकालते हुए, किसी एक लाइन की पोजीशन बता सकते हैं उसकी इक्वेशन निकालते हुए, किसी कर्व को स्टडी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, उसके मैक्सिमा मिनिमा को बता सकते हैं, इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने को बता सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, बहुत काम हम कर सकते हैं। लेकिन कभी सोचा है अगर दो एक्सिस ना होते तो आप ये सारा काम ना कर पाते। ऐसे ही थ्री डायमेंशनल स्पेस को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें तीन एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इन तीन एक्सिस की हेल्प से हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, किसी एक कर्व की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, सरफेस को स्टडी कर सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है स्पेस के अंदर। इवन स्पेस में जितनी भी स्टडी होगी वो सब इन तीनों एक्सिस के थ्रू ही होगी। तो वेक्टर स्पेस में प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, वेक्टर्स को स्टडी करने के लिए हम एक्सिस को नहीं, एक्सिस से भी थोड़ा वाइड कंसेप्ट देते हैं, बेसिस। ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि आर स्क्वायर अपने आप में वेक्टर स्पेस होता है फील्ड ऑफ रियल नंबर के ऊपर, यही प्लेन। अब इसके अंदर दो डायरेक्शंस कह रहा हूं मैं, दो डायरेक्शंस कह रहा हूं, एक्सिस नहीं कहा मैंने अभी, दो डायरेक्शंस कहा। दो डायरेक्शंस ऐसी हैं कि इसमें अगर आप कोई वेक्टर ले लें एक डायरेक्शन में, सपोज 1 0, दूसरी डायरेक्शन में 0 1, तो अब अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है एक्स वाई, मैं सिर्फ दो डायरेक्शन स्पीक कर रहा हूं, 1 0 है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग ही, 1 0 0 1, इसे एक सेट एस में डाल दूं, तो जो सेट एस है ये अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों? अगर आप इसे वेक्टर E1 इसे वेक्टर E2 एज्यूम करें तो इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन
तभी जीरो वेक्टर बनेगी जब सारे स्केलर जीरो होंगे। क्यों, देख सकते हैं, अगर मैं a e1 प्लस b e2 को जीरो डालूं तो a टाइम 1 0 प्लस b टाइम 0 1, जीरो वेक्टर क्या है इसका, जीरो वेक्टर आर स्क्वायर का 0 0, a प्लस 0 0 प्लस b, ए बी इक्वल 0 0, कंपेयर किया तो ए भी 0 और बी भी 0। तो इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो वेक्टर है जब सारे स्केलर जीरो हैं। ऐसा है तो ये सेट क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मोरओवर, अगर आप कोई भी वेक्टर कंसीडर करते हैं आर स्क्वायर का, भाई डबलेट तो होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई, तो इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, x टाइम 1 0 प्लस y टाइम 0 1, ये क्या हो गया, x e1 प्लस y e2। तो वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन भी है। तो मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सेट एस बेसिस बन गया। अभी मैं एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिस की बात कर रहा हूं। अब अगर थोड़ा आगे बढ़े, मैं 1 0 के बजाय 2 0 लेता, ये वेक्टर 0 1 ही लेता, इसे 2 0 कर देता, इसे 0 1, एक सेट बनाता S। अब इसे E1 इसे E2 कहता, मैं चेक करता हूं कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर जीरो वेक्टर डालता हूं। अब यहां पे 2 0 है, यहां 2a आ जाएगा, 2a 0 दैट मींस a 0 और b भी 0, तो ये सेट अभी भी इंडिपेंडेंट है। अब वेक्टर स्पेस का आर स्क्वायर का, जो अपने आप में वेक्टर स्पेस है फील्ड ऑफ रियल नंबर के ओवर, आप कोई भी वेक्टर पिक करें आर स्क्वायर का कोई भी वेक्टर पिक करें अल्फा, किस फॉर्म का होगा, एक्स वाई की फॉर्म का, क्योंकि आर स्क्वायर में ऑर्डर पेयर्स भरे थे हमने। तो अगर आप एक्स वाई कोई वेक्टर पिक करते हैं आर स्क्वायर का, तो सब आप ऐसे लिख पाएंगे, एक्स टाइम हाफ ऑफ एक्स टाइम 2 0 प्लस y 0 1, तो x हाफ ऑफ x e1 प्लस y e2। तो जो भी वेक्टर है आर स्क्वायर का, वो अभी भी e1 e2 की ही लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो अभी आपको दी थी मैंने, ये भी बेसिस हुआ। अब अगर मैं ऐसे ही वेक्टर यहां पे ले लूं 0 3 और सेट बनाऊं 2 0 0 3, तो ये सेट भी इंडिपेंडेंट ही रहेगा ऐसे ही, और ये सेट भी स्पान कर जाएगा, यहां 1/3 आ जाएगा, होगा तो इवन E2 का कॉम्बिनेशन। इन जनरल आप इस डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर पिक करें, कोई भी वेक्टर, और कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन का पिक करें, उन्हें साथ में रखें, तो सेट बनेगा, वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और स्पैन भी करता होगा आर स्क्वायर को। तो इस सब के सब सेट बेसिस बन जाएंगे। वेल देखिए, अगर आप एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने फिक्स कर दिया, दो ही डायरेक्शन फिक्स हैं, दो ही वेक्टर्स। अब जब हम बेसिस की बात करेंगे तो हम बहुत जनरल कंसेप्ट पे जाएंगे। अब हम किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर को ना लेकर कोई भी वेक्टर ले पाएंगे। अब अगर एक्सिस को रोटेट करूं थोड़े एंगल पे, तो एक्सिस ही रहेंगे, थोड़ा और रोटेट करें, थोड़ा और रोटेट करें, थोड़ा और रोटेट करें, तो नए एक्सिस जो बनते जाएंगे, उनके अलोंग जो वेक्टर लेंगे आप, वो भी बेसिस ही बनाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो, बहुत सारे बेसिस बन जाएंगे आपके पास, इनफाइनाइट बेसिस। तो जैसे अब एक्सिस की हेल्प से आर स्क्वायर की या आर क्यूब की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया करते हैं, तो अब ऐसे ही हम बेसिस की हेल्प से भी वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाएंगे। और ये और जनरल कंसेप्ट हमें मिलेगा, क्योंकि यहां पर हम बाउंड नहीं कर रहे हैं कि दो ही फिक्स डायरेक्शन है और जबरदस्ती हमें इसी में एक्सप्रेस करना है चीजों को। अब यहां पे हम और जनरल कंसेप्ट लेके आ रहे हैं बेसिस का। तो सिंपल चीजों में, अगर हम सरल शब्दों में कहें, बेसिस क्या है, एक सेट, वेक्टर स्पेस का बेसिस एक सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन बनाते हैं।
और हाँ, ऐसे अगर आप आर क्यूब की बात करेंगे तो उसका बेसिस ये बनाया जा सकता है, एक वेक्टर 1 0 0, एक 0 1 0 और एक 0 0 1। एक्चुअल में तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप इनमें स्केलर्स की मल्टीप्लाई करते जाएं, एक्सिस को रोटेट करते जाएं, घुमाते जाएं, तो इनफाइनाइट बेसिस इसके भी बन जाएंगे आपके पास। इन जनरल इसे E1, इसे E2, इसे E3 से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। बेसिस तो साहब पहले आप एज्यूम कर रहे हैं, लेट VF be any vector space and S be any सबसेट ऑफ V। सपोज करें कि V कोई वेक्टर स्पेस है और S कोई सबसेट है V का, then S is said to be a vector space over a field F। तो साहब हम इस सेट S को वेक्टर स्पेस, सॉरी, then S is said to be a basis of vector space VF, sorry, then S is said to be a basis of vector space VF if first S is linearly independent। हम सेट S को जो सबसेट है वेक्टर स्पेस का बेसिस कहेंगे अगर ये linearly independent हो। सेकंड, S generates VF, S जनरेट करता हो VF को, दैट इज जो S का लीनियर स्पैन है वो V के इक्वल आता हो। ये तो इसका सबसेट होगा ही। ये इसका सबसेट कब बनेगा? जब इसका हर एक वेक्टर इसमें रहेगा। इसका हर एक वेक्टर इसमें कब आएगा? जब इसका हर एक वेक्टर S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो किसी भी सबसेट के बेसिस होने की बस दो ही शर्तें हैं, एक तो वो इंडिपेंडेंट रहा हो और दूसरा वो स्पैन करता हो वेक्टर स्पेस VF को। वैसे बेसिस यूजुअली अगर आप देखें बड़ी पिक्चर में तो बेसिस हुआ क्या? बेसिस हम एक्सिस के तौर पर यूज करने वाले हैं फ्यूचर में। वेक्टर स्पेस का हर एक वेक्टर इसके वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसकी डायरेक्शंस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, तभी वो एक्सिस के फॉर्म में भी यूज की जा सकती है। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वेल बड़ा सिंपल है। अगर कोई वेक्टर स्पेस अपने फाइनाइट सबसेट से स्पैन हो जाए तो हम उस वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा करते हैं। यानी कि V अगर वेक्टर स्पेस है और हमें इसका एक फाइनाइट सबसेट मतलब जिसमें n एलिमेंट हो, 1 2 3 का फाइनाइट सेट रहा हो, एक फाइनाइट सबसेट ऐसा प्राप्त हो जाए वेक्टर स्पेस V का कि ये स्पान कर जाए वेक्टर स्पेस V को। स्पान कर जाए मतलब वेक्टर स्पेस V का हर एक वेक्टर बस इन्हीं की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसा है तो V को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हम कहेंगे। तो कोई भी वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल कब हुआ? जब उसका एक फाइनाइट सबसेट उसे स्पैन कर सकता है। यानी एक फाइनाइट सबसेट ऐसा आ जाए कि वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर इन वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके, तो वेक्टर स्पेस V को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाता है। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी? एनी वेक्टर स्पेस
VF is said to be a finite dimensional वेक्टर स्पेस। कोई भी वेक्टर स्पेस VF कहलाता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट, यदि वहां मौजूद हो ए फाइनाइट सबसेट S of V such that जो लीनियर स्पान है इसका वो V के इक्वल हो जाए, दैट इज S जनरेट्स V, यानी V का हर वेक्टर S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बन सके। ऐसा है तो हम V को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। इन शॉर्ट वो वेक्टर स्पेस जो फाइनाइट सेट से स्पान होता है, जैसे 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, वो फाइनाइट सेट से 1001 से 100 010 001 से स्पैन हो जाते हैं, तो उन्हें हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा करते हैं। तो आज तो इसके ऊपर हम थ्योरम्स नहीं करने वाले, थ्योरम्स करेंगे हम अगले लेक्चर पर, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो अगले लेक्चर्स में मैं हर एक थ्योरम के ऊपर एक लेक्चर बना के दूंगा, आपको एक वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। आज की क्लास में आप इन डेफिनेशंस को नोट करने के बाद कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे बेसिस के ऊपर। इसमें क्या होगा, वेक्टर स्पेस V दिया जाएगा, उसका एक सबसेट देंगे आपको S, चेक करना होगा कि ये बेसिस है या नहीं है। तो सिंपल, बस आप यही चेक करेंगे कि ये बेसिस होने की शर्त पूरी करता है या नहीं करता है। क्या शर्तें हैं कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट रहा हो और S स्पान करता हो वेक्टर स्पेस V को। जैसे ये शो करना है आपको, एग्जांपल दे रहा हूं, शो दैट द सेट S 1 0 0 1 1 0 and 1 1 1 is a basis of R cube R। हमें शो करना है कि ये सेट बेसिस है R क्यूब R का। तो बेसिस बनने की तो दो ही शर्तें हैं कि ये सेट इंडिपेंडेंट रहा हो और स्पैन करता हो R क्यूब को। तो हम दोनों शर्तें चेक करेंगे। तो फर्स्टली वी शैल चेक linear independence of S। इसके लिए क्या बताया था आपको, इंडिपेंडेंस कैसे चेक करेंगे? दो तरीके बताए थे आपको मैंने। आप एक मैट्रिक्स बनाए जिसकी रोज S के वेक्टर्स हो, ये मैट्रिक्स whose rows are vectors of S। क्या मैट्रिक्स बनेगा? 1 0 0 1 1 0 1 1 1। क्लियरली इसकी रैंक तो 3 है। Here रैंक ऑफ, इसे मैट्रिक्स A कहा। Here रैंक ऑफ A is 3। जितने वेक्टर्स हैं अगर उनसे बनाए गए मैट्रिक्स की रैंक उतनी ही आ जाती है तो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों? अगर रैंक कम आती, समझना इस कंसेप्ट को, अगर रैंक कम हो जाती, कब होती? जब एक रो बाकी रो के ऊपर डिपेंड कर रही होती, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होती उनका, तो अभी तो समटाइम सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके वो 0 बन जाती है ना? तो अगर इसकी रैंक उतनी ही आ रही है जितने वेक्टर्स हैं तो ये सेट अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
hence S is linearly independent। रैंक तो निकालनी आती है, आप सबको इसका मॉड निकालो, नॉन जीरो आ रहा है, लैकरेंज फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसकी हेल्प से दोनों को जीरो बना लो, इसकी हेल्प से इसे, रैंक 3 ही आ रही है इसकी। नाउ अब मैं शो करूंगा कि ये स्पैन भी करता है वेक्टर स्पेस को। वेक्टर स्पेस क्या है? R क्यूब। इसे स्पैन कब करेगा? जब इसका हर एक वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में पुट किया जा सकेगा। तो इसका कोई भी आप एक जनरल वेक्टर अज्यूम कर लें, लेट अल्फा x y z belongs to R क्यूब, बी आर्बिट्ररी, ये कोई भी एक आर्बिट्ररी वेक्टर है R क्यूब का। लेट मैं अल्फा को इन वेक्टर्स की, इसे अल्फा 1, इसे अल्फा 2, इसे अल्फा 3 का नाम देता हूं। अब मैं इस अल्फा को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन अज्यूम कर लेता हूं, a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 प्लस c अल्फा 3। अगर abc फील्ड ऑफ रियल नंबर के स्केलर्स एग्जिस्ट कर गए तो अल्फा इनकी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अल्फा क्या है? x y z, a अल्फा 1 1 0 0 प्लस b टाइम अल्फा 2 1 1 0 प्लस c टाइम अल्फा 3 1 1 1। वेल ये क्या बन जाता है? a प्लस b प्लस c, फिर यहां पर b प्लस c, फिर यहां पर c, इधर x y z। कंपेयर कर लिया भैया, a प्लस b प्लस c, x b प्लस c, y z c, इट्स b प्लस c। ठीक है, इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट की, b प्लस c कैंसिल, a क्या आ गया? x माइनस y। ठीक है भैया, ये x माइनस y आ गया। अब इस इक्वेशन से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की, c इक्वल z से, तो c से c कैंसिल, b आ गया y माइनस z, c तो आ ही गया z। हेंस तो अल्फा क्या बन गया? a टाइम x माइनस y टाइम अल्फा 1 प्लस b y माइनस z अल्फा 2 प्लस c z अल्फा 3। तो वेक्टर स्पेस R क्यूब R का हर एक वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो रहा है। हेंस S spans R क्यूब R। So S इंडिपेंडेंट भी है, स्पैन भी कर रहा है, दैट इज लीनियर स्पैन ऑफ S R क्यूब R है। So S is a basis of R क्यूब R। तो S बेसिस है R क्यूब R का। चलिए आज आप इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपके जो भी डाउट्स आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर मैं सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो आज के टॉपिक पे आप ये रखेंगे, अगली क्लास में हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को स्टडी करने वाले हैं, वो क्लास आप मिस ना करें। टिल देन गुड बाय।